नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आखिरी क्लास में जो हमने समझा था, वो हमने हिस्ट्री की कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ों को देखा था, जो कि एक बार रिवाइज़ करते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास में आगे चलेंगे। तो हमने जो लास्ट क्लास में देखा था, वो हमने ये देखा था कि इतिहास को स्रोतों के आधार पर 2 भागों में बाँटा जाता है। इतिहास को यानी हिस्ट्री को सोर्सेज़ के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ यानी पुरातात्विक सोर्स, और दूसरा होता है लिटरेरी सोर्सेज़ यानी साहित्यिक स्रोत। अब जो मैंने इसमें आपको बताया था, सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी कि इतिहास को हमें पढ़ना कहाँ से है। हमें इतिहास को वहाँ से पढ़ना है जब मानव हरकतें करना शुरू करेगा, मानव औजार बनाना शुरू करेगा, पत्थरों का प्रयोग करेगा यानी होमो हैबिलिस। यानी पहले सबसे पहले पृथ्वी इवॉल्व होगी, पृथ्वी बनेगी, उस पर आइस एज और इंटरग्लेशियल पीरियड्स आएंगे। उसके बाद वो कपी मानव यानी एक कोशिकीय जीव से धीरे धीरे जेनस बनेंगे, होमोजेनस बनेंगे, और फिर प्राइमेट्स बनेंगे, होमिनॉइड। और फिर जो होमिनॉइड था वो अपने चारों पैरों का या चारों हाथों का इस्तेमाल करता था। फिर वो होमिनिड यानी अब वो जमीन पर उतर के आएगा, और फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना शुरू करेगा, जिसको बोलेंगे होमो इरेक्टस। और क्योंकि होमो इरेक्टस ने सीधा खड़ा होना शुरू कर दिया है, अब उसके हाथ फ्री हैं, तो वो औजार बनाएगा, और जब औजार बनाएगा तो वो कहलाएगा होमो हैबिलिस। और हमें हिस्ट्री वहीं से पढ़नी है। फिर उसकी हिस्ट्री हमें केवल पुरातात्विक स्रोतों में मिलती है, क्योंकि हमें औजार प्राप्त है, हमें चित्र प्राप्त है, हमें उपकरण प्राप्त है। अगर उसने आगे चलकर कोई मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, तो वो मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त है। इनको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत आ जाएंगे जब इंसान लिपि का आविष्कार कर लेगा, यानी लिपि से पहले भाषा वो बोलना शुरू करेगा और लिपि का आविष्कार करेगा, लिपियां लिखेगा, तो हमें साहित्यिक स्रोत भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में ये समझा था। अब हमें इसके आगे का समझना है। ये क्लास 2 है, हिस्ट्री। हम इसमें ये देखेंगे कि इतिहास को बांटा कैसे जाएगा 3 भागों में। पहला आपको बताया कि पुरातात्विक स्रोत, जो कि इतिहास को जानने के लिए साधन होते हैं, यानी स्रोत हमें 2 प्रकार के मिले। उसके बाद इन स्रोतों के आधार पर इन स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में हम बांटेंगे। पहला प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा हिस्ट्री यानी प्रागैतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। अब ये जो 3 विभाजन इतिहास के इतिहासकारों ने करे, इनकी कुछ खासियत हैं, इनकी कुछ विशेषताएं होंगी। इसीलिए नहीं तो हम इसको पूरे को, यानी मानव जब से उत्पन्न हुआ, मानव ने हरकतें शुरू करी, उसके इतिहास से लेकर आज तक के इतिहास को हम केवल इतना बोल रहे थे कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं। ये बांटने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी ताकि कुछ विशेषताएं, कुछ लक्षणों को हम विभाजित कर सके। हमें ये समझ आए कि अगर ये बात बोली जा रही है, यानी अगर मैं बोलूं कि इंसान केवल पत्थरों के औजार बना रहा है, तो वो प्रागैतिहास है। अगर मैं बोलूं कि इंसान ने लिखना शुरू कर दिया है, तो वो प्रोटो हिस्ट्री है, यानी इतिहास इंसान ने लिखना शुरू कर दिया है, मगर हम उसे पढ़ नहीं पाएंगे। और जब मैं ये बोलूं कि इंसान ने बोलना भी बहुत अच्छे से शुरू कर दिया है, इंसान ने लिखना भी बहुत अच्छे से शुरू कर दिया है, और हम उन स्रोतों को, यानी पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों को हम पढ़ भी पा रहे हैं, तो वो फेज होता है हिस्ट्री। आइए उसको समझते हैं। तो प्री हिस्ट्री वो फेज होता है जब ह्यूमन है, यानी वही कपि मानव है, और इस काल में हमें केवल पुरातात्विक स्रोत ही मिलेंगे। कौन से स्रोत?
सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही मिलेंगे। जैसे हमें चित्र मिलेंगे, हमें उपकरण मिलेंगे, हमें पत्थरों के औजार मिलेंगे और हमें हड्डियों के औजार मिलेंगे और तमाम ऐसी ही चीज़ें हमें केवल मिलेंगी। हमें कुछ लिखा नहीं मिलेगा। हमें चित्र मिल रहे हैं, हमें उपकरण मिल रहे हैं, हमें पत्थरों के औजार मिल रहे हैं, हमें हड्डियों के औजार मिल रहे हैं, हमें लकड़ी पे पत्थर ऊपर पॉइंटेड बना हुआ दिख रहा है, हमें ऐसे औजार मिले, लेकिन हमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला। और क्योंकि हमें लिखा हुआ नहीं मिला, इसीलिए इस काल को बोलते हैं प्राग इतिहास काल, प्री हिस्ट्री पीरियड। और जब प्रोटो हिस्ट्री पीरियड उसको बोलते हैं जब हमें पुरातात्विक स्रोत मिलेंगे, प्लस हमें साहित्यिक स्रोत भी मिलेंगे। मगर हम पुरातात्विक स्रोतों को पढ़ेंगे, यानी उनका अंदाजा लगाएंगे, उनको समझेंगे ये किस प्रयोग में आते थे। लेकिन जो साहित्यिक स्रोत हमें मिलेंगे, हम उनको पढ़ नहीं पा रहे। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें एक लिपि मिली, इसमें एक अभिलेख हमें मिला है, पत्थर पे लिखा हुआ कुछ मिला है, और वो हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। उसको सैंदव लिपि भी बोला जाता है। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि हड़प्पा सभ्यता को सैंदव सभ्यता, और क्योंकि सिंधु नदी के किनारे वो सभ्यता बसी हुई थी पूरी, तो उसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। तो ये जो सभ्यता में हमें लिपि मिली थी, सैंधव लिपि, ये अभी तक नहीं पढ़ी गई। और क्योंकि ये अभी तक नहीं पढ़ी गई, इसीलिए इसको बोलेंगे प्रोटो हिस्ट्री। ये प्रोटो जो शब्द है, प्रोटो, इस प्रोटो का मतलब होता है, प्रोटो किसी भी चीज के बनने की पूर्व की अवस्था होती है। क्या? प्रोटो मतलब किसी भी चीज के बनने से पूर्व की अवस्था। जैसे आपने सुना होगा कि प्रोटो शिवा की मूर्ति या उसकी सील इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें प्राप्त होती है। वो क्या है? प्रोटो। यानी जब आगे चलकर लोगों के विश्वास और आस्था के वजह से शिव में चेंजेस आएंगे, उस शिव के प्रॉपर शिव के बनने से पहले की अवस्था, प्रोटो शिवा, आदि शिवा, उसकी जो सील हमें हड़प्पा में मिली है उसको बोलते हैं प्रोटो शिवा। और प्रोटोटाइप, हम लोग बोलते हैं प्रोटोटाइप। जैसे ये पेन है, इस पेन से बनने की अवस्था, यानी ये पेन आज मेरे हाथ में फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन एक समय में इसकी एक डेमो बनाया गया होगा। ये पेन इतना लिखेगा, इतना गाढ़ा लिखेगा, इतनी देर तक चलेगा, इसकी क्वालिटी ये होगी। तो इसके मालिकों ने, कंपनी के मालिकों ने फिर इसको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हामी भरी होगी और ये फाइनल प्रोडक्ट आया। यानी इससे पूर्व की अवस्था, इस पेन के पूर्व, इस पेन से पहले ये एक डेमो था, उस डेमो को ही बोलते हैं प्रोटो। तो इसीलिए हिस्ट्री से पहले की अवस्था प्रोटो हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या है? हमें पुरातात्विक स्रोत भी मिलेंगे, हमें साहित्यिक स्रोत भी मिलेंगे, हम दोनों को समझ और पढ़ पाए, और ये दोनों एक दूसरे की पुष्टि भी करते हैं। क्या मैंने बोला? पुष्टि। इतिहास में सबसे ज़रूरी यही है कि जो स्रोत है वो एक दूसरे की पुष्टि करें। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें एक पुरातात्विक स्रोत मिल रहा है और हम उसी के अंदाजे पे पूरा इतिहास लेखन कर दें। इतिहासकार या आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनमें हमेशा इस बात की एक इच्छा शक्ति रहती है कि अगर कोई चीज़ पुरातत्व में मिली है, यानी किसी चीज़ के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, तो उसके साहित्यिक साक्ष्य भी मिले और उन साहित्यिक स्रोतों के द्वारा उस पुरातात्विक स्रोतों की पुष्टि हो। या पहले मान लीजिए कि हमने इधर खुदाई शुरू करी, अब खुदाई जब शुरू करेंगे तो खुदाई भी दो तरीके की होती है। खुदाई दो तरीके की होती है। मान लीजिए ये एक टीला है और हम इस टीले पर खुदाई शुरू करेंगे। ये टीला है और हमने जब इस टीले में खुदाई शुरू करी, तो अगर हम इस तरीके से खुदाई शुरू कर रहे हैं तो ये कहलाती है लंबवत खुदाई। लंबवत खुदाई। और अगर हम ऐसे खुदाई कर रहे हैं तो ये कहलाती है
क्षैतिज खुदाई। मान लीजिए हमने यहाँ पर लंबवत खुदाई करी और हमें एक साहित्यिक स्रोत मिला, और उस साहित्यिक स्रोत में लिखा था, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि उस साहित्यिक स्रोत में ये लिखा था कि अशोक एक महान धनुर्धारी था, यानी अशोक एक ऐसा राजा था जो बहुत अच्छे बाण चलाता था, वो बहुत अच्छा धनुष चलाता था, उसका निशाना कोई भी चूकता नहीं था। और जब मैंने उसी जगह पे और थोड़ी सी खुदाई करनी शुरू करी तो मुझे वहां पर एक एक सिक्का मिला, और उस सिक्के पर अशोक लिखा था, और अशोक लिखा था, और उस सिक्के पे जहां नीचे अशोक लिखा है वहां पर अशोक का चित्र बना हुआ है, और वहां पर चित्र दर्शाता है कि अशोक बाण चला रहा है, यानी धनुष चला रहा है। तो ये क्या हुआ, उस साहित्यिक स्रोत की पुष्टि उस पुरातात्विक स्रोत जो बाद में मिला है, वो सिक्का ज्यादा गहराई में था, वो सिक्का जो मिल गया उसने पुरातात्विक स्रोत ने साहित्यिक स्रोत की पुष्टि कर दी। तो जब ये अवस्था आती है इसको हम बोलते हैं इतिहास, क्योंकि एक एक्यूरेट, एक अच्छा और सही इतिहास हम तभी लिख पाएंगे जब पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों मिलें और दोनों एक दूसरे की पुष्टि भी करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि भारत के इस तमिलनाडु वाले हिस्से में हमें साक्ष्य मिले कि यहाँ व्यापार बहुत अच्छा होता था, हमें एक साहित्यिक स्रोत मिला और उस साहित्यिक स्रोत में लिखा था कि यहाँ पर बहुत अच्छा व्यापार होता था। आपने अपना सारा खुदाई का सामान उठाया और आप पहुंच गए तमिलनाडु में, और जब आपने उस तमिलनाडु वाले क्षेत्र में खुदाई करना शुरू करा तो आपको वहाँ बाट मिलने शुरू हो गए, आपको वहाँ सिक्के मिलने शुरू हो गए, आपको वहाँ पे मानचित्र मिलने शुरू हो गए, और उन मानचित्रों में अलग अलग दूसरे देशों की, वहाँ मेसोपोटामिया सभ्यता के मानचित्र मिल रहा है, बंदरगाह मिल रहे हैं, वहाँ पे नील नदी वाली सभ्यता के यानी इजिप्शियन सभ्यता के वहाँ पे साक्ष्य मिल रहे हैं, वो मानचित्र मिल रहे हैं। हम इससे ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि हाँ, ये जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं और जो साहित्यिक स्रोत बोल रहा है कि तमिलनाडु वाले इस इलाके में, क्षेत्र में व्यापार होता था, अब पुरातात्विक स्रोतों ने उनकी पुष्टि कर दी। यही पुष्टि हमें ज़रूरी होती है, तभी जाके एक अच्छा इतिहास निर्माण इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट कर पाते हैं। पुरातत्वविद जो होते हैं वो इन्हीं पुरातात्विक साक्ष्यों को पढ़कर, साहित्यिक साक्ष्यों को पढ़कर उनकी पुष्टि करेंगे, और जब ये पुष्टि हो जाएगी तो एक इतिहास बनेगा। एक इतिहास तो प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहास, वो समय, वो काल जब पुरातात्विक स्रोत केवल और केवल मिल रहे हैं जिसमें चित्र, उपकरण और पत्थरों के औजार, हड्डियों के औजार, या हमें सिर्फ मानव नर कंकाल मिल रहे हैं या उस बंदर के कंकाल मिल रहे हैं। अब वो कंकालों को भी कैसे पहचानते थे, मान लीजिए दो कंकाल मिले, अब इसमें से ये मेल है, ये फीमेल है, कैसे पता लगेगा कि कोई मेल है और कोई फीमेल है, सिर्फ हड्डियां हैं, कैसे आप अंदाजा लगाएंगे? अंदाजा इन चीजों से लगेगा, जो कमर की हड्डी होती है उसमें थोड़ी सी भिन्नता, और मस्तिष्क जो होता है, नर का और नारी के मस्तिष्क में भी थोड़ा सा अंतर होता है। तो जो पुरातत्वविद होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो इसी कमर की हड्डी, बेसिकली कमर की हड्डी से अंदाजा लगाते हैं कि ये नर का कंकाल है और ये नारी का कंकाल है, और उसी कंकाल के स्टडी कर कर फिर आगे और बातें बताई जाती हैं। तो मैं जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि इतिहास को जानने के लिए दो तरीके के स्रोत होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। अब स्रोतों के आधार पर हमने इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया। फिर एक सवाल ये और आता है, ये क्या है? प्राचीन, मध्य, आधुनिक, ये इतिहास क्या है? अगर इतिहास को प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में विभाजन कर रहे हैं तो प्राचीन इतिहास क्या है, समझे? आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए मानव जब औजार बना रहा है और वहां से लेकर जब इसकी बाउंड्री लाइन आ जाएगी, यानी मानव ने हथियार बनाने शुरू करे, एक काल चल रहा है, पाषाण काल आया, उसके बाद ताम्र पाषाण काल आया, उसके बाद कांस्य युग आया, उसके बाद लौह युग आया, और इसी बीच में मानव ने कहीं पर लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, यानी उसने भाषा इवॉल्व कर दी, लेख इवॉल्व कर दिए। तो ये सब प्राचीन भारत में ही आएगा, क्योंकि प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये
लक्षणों के आधार पर अलग होंगे। जैसे आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री जो होती है, उसकी एक मुख्य विशेषता होती है आंदोलन। मनुष्य इतना सोचेगा कि उसको अपने अधिकार, उसको ये समझ आएगा कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको ये समझ आएगा कि मुझे जाति के आधार पर मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, उसको ये समझ आएगा कि नस्ल के आधार पर मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। और जब ये प्रक्रिया शुरू होगी कि मानव को समझ आना शुरू होगा कि मेरे साथ गलत होना शुरू हो रहा है, उसी को कहते हैं आधुनिक। ये ऐसा नहीं है कि किसी समय 1901 1899 और 31 दिसंबर को एक व्यक्ति सोया, और जब वो 1901 जनवरी को उठ रहा है तो उसको समझ आया कि यहाँ से आधुनिक काल शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि एक रात को सोए, साल खत्म हुआ, अगले साल उठते ही आधुनिक, अब हम यहाँ से आधुनिक इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे। अगर कोई आपको ये बोले कि ये डेट है और इस डेट से हम आधुनिक इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप उसको ये वाली बात बताएंगे कि आधुनिक काल कोई जो डेट है वो तय नहीं करेगी, लक्षण तय करेंगे कि ये आधुनिक काल है या नहीं है। मध्यकाल, मध्यकाल में भी कुछ लक्षण होंगे, प्राचीन काल में भी कुछ लक्षण होंगे, उन लक्षणों को हम आने वाली क्लासों में देखेंगे। आप फिलहाल इतना समझिए कि प्राचीन, मध्य, आधुनिक काल को हमें डेट के हिसाब से नहीं, हमें उन लक्षणों के हिसाब से बांटना है। अब ये जो प्राचीन, उदाहरण के लिए ये जो प्राचीन इतिहास है, ये प्राचीन इतिहास तब तक चलेगा जब तक मध्य इतिहास के लक्षण दिखने शुरू नहीं होंगे। ये मध्य इतिहास तब तक चलेगा जब तक आधुनिक इतिहास के लक्षण दिखना शुरू नहीं होंगे। प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास में ये सारे लक्षण भी दिखेंगे। यानी प्राचीन इतिहास में हमें ये पुरातात्विक वाला यानी प्री हिस्ट्री भी दिख जाएगा, प्राचीन इतिहास में हमें प्रोटो हिस्ट्री भी दिख जाएगा। जैसे मानव जब बना, मानव के औजार मिलेंगे, वो भी प्राचीन इतिहास है। मानव जब लिखना और पढ़ना शुरू कर देगा, वो भी प्राचीन इतिहास कहलाएगा। और मानव ने लिखना पढ़ना शुरू करा, वो भी प्राचीन इतिहास, प्रोटो, ये तीनों भी प्राचीन में आ सकते हैं। और हो सकता है इसके कुछ अंश और इसके कुछ अंश मिलकर मध्य भारत बनाए। यानी ये वाला जो हिस्ट्री है, हो सकता है इसके कुछ अंश और इसके थोड़े से अंश मिलकर एक मध्यकालीन भारत का निर्माण करें। उसको हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे, बहुत विस्तार से हम इसको समझने वाले हैं। फिलहाल एक बार इसको कंक्लूड करते हैं, उसके बाद खुदाई कितने तरीके की होती है, लंबवत और क्षैतिज, उसको समझते हैं। तो प्री हिस्ट्री सिर्फ पुरातात्विक स्रोत हमें मिल रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें मिल रहे हैं, उसी के हिसाब से हम इतिहास का निर्माण कर रहे हैं। इतिहासकार, पुरातात्वविद जो है वो इसी के आधार पर इतिहास का निर्माण करेंगे। प्रोटो हिस्ट्री वो अवस्था आते इतिहास जिसमें पुरातात्विक स्रोत भी मिलेंगे, साहित्यिक स्रोत भी मिलेंगे, लेकिन साहित्यिक स्रोत पढ़े नहीं जाएंगे, जिस वजह से इसको प्रोटो हिस्ट्री बोलेगा। तो इतिहासकार सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार ही इस हिस्ट्री का निर्माण करेंगे। उसके बाद तीसरी अवस्था आती है इतिहास, जिसमें हमें पुरातात्विक स्रोत भी मिल रहे हैं, हमें साहित्यिक स्रोत भी मिल रहे हैं। ये दोनों पढ़े भी गए, समझे भी गए, और इनकी ये एक दूसरे की पुष्टि भी करते हैं। और इतिहासकार अब इन्हीं दोनों के अनुसार इतिहास का निर्माण करेंगे। अब हम लोग खुदाई को समझते हैं कि खुदाई यानी एक्सकेवेशन कितने तरीके का होता है। तो पहले आप ये समझिए कि खुदाई जब हम लोग करेंगे तो खुदाई दो तरीके की होती है। ये मान लीजिए एक टीला है और इस टीले में ये निचला एरिया है और ये अभी का शहर है, यहाँ पे बिल्डिंगें हैं, लोग रहते हैं। अब हमने देखा कि ये थोड़ा सा एरिया जो है ये उभरा हुआ है, और जब हमने यहाँ से खुदाई करना शुरू करा, यहाँ पे चढ़ के हमने यहाँ से खुदाई करना शुरू करा, तो हमने खुदाई करते गए, हम लोग खुदाई करते गए, हम लोग खुदाई करते गए। और जब हम लोग ये वाली खुदाई कर रहे हैं, इस ही खुदाई को बोलते हैं लंबवत खुदाई। और हमने खुदाई करते रहे, पता चला यहाँ एक रथ मिल गया, घोड़ों का रथ मिल गया, और थोड़ा नीचे खुदाई करी, यहाँ एक ढाल मिल गई, यहाँ तलवारें मिल गई। तो ये जो खुदाई हो रही है ये लंबवत खुदाई है। अब इतिहासकारों ने सोचा कि अरे, पुरातत्वविदों ने सोचा कि जब इतने साक्ष्य मिल रहे हैं तो हम लोग क्षैतिज खुदाई करना शुरू करते हैं। अब इन्होंने यहाँ से क्षैतिज खुदाई करना शुरू करा, इसको बोलते हैं क्षैतिज। यानी
चौड़े एरिया में विस्तार करके खुदाई करना। इन्होंने यहाँ खुदाई करी, यहाँ बहुत बड़े बड़े यहाँ कंकाल मिले लोगों के लड़ते हुए, एक किसी को तलवार मार रहा है, एक किसी की गर्दन काट रहा है, यहाँ पे इस तरीके के अवशेष, इस तरीके के पुरातत्व हमें मिलने शुरू हो गए। ऐसी ऐसी चीजें जो लोग देखकर चौंक गए। फिर इन्होंने सोचा कि हो सकता है हमें और नीचे खुदाई करनी चाहिए और गहराई में। जब इन्होंने यहाँ पर गहराई में खुदाई करनी शुरू करी, अब क्या हुआ, इस एरिया में शहर आ गया। तो सबसे बड़ी जो लिमिटेशन होती है खुदाई करते समय, एक्सकेवेशन करते समय, कि हम लंबवत खुदाई तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन लंबवत खुदाई करते समय सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि हमें लिमिटेड सोर्सेज मिलते हैं। लिमिटेड सोर्स, क्योंकि हम एक क्षेत्र में खोद रहे हैं। मान लीजिए हमने इतने से एरिया में खोदा और हो सकता है यहाँ पर दो लोगों में लड़ाई हुई, पांडव और कौरवों में। तो मान लीजिए हमने यहाँ खोदा और यहाँ सिर्फ पांडव से रिलेटेड स्रोत ही हमें मिल रहे हैं, सिर्फ पांडवों से रिलेटेड स्रोत मिल रहे हैं, हमें कौरवों के कोई स्रोत मिल ही नहीं रहे। हो सकता है कौरवों को स्रोत इधर कहीं पे दफन हो, लेकिन यहाँ पर हम खुदाई नहीं कर पा रहे क्योंकि क्षैतिज खुदाई में कुछ कमियां होती है। वो कमियां होती हैं कि पहली चीज, जो क्षैतिज खुदाई होती है ये अधिक खर्चीली होती है। क्षैतिज खुदाई अधिक, क्योंकि हमें एक बड़े क्षेत्र में, मान लीजिए हमें दिल्ली में खुदाई करनी है। अब जब हमें दिल्ली में खुदाई करनी है, पहली चीज कि हम यहाँ के लोगों को दूसरी जगह पे बसाएंगे कैसे। सरकार पे पहले से ही बहुत सारा लोड है, वो इस लोड को, यानी इतनी बड़ी दिल्ली को खाली कराना है, क्योंकि जब तक दिल्ली को खाली नहीं कराएंगे हमें वो क्षैतिज खुदाई नहीं कर पाएंगे। और इतने बड़े एरिया को तहस नहस करके फिर उसकी खुदाई करना, तो पहली चीज तो यही कि इतनी बड़ी मैनेजमेंट कैसे की जाए कि हम पूरे दिल्ली शहर को, पूरे कुरुक्षेत्र शहर को खाली कराएं और उनको खाली कराकर हम यहाँ पर खुदाई करें। इसीलिए इसकी लिमिटेशंस हैं कि हमें कई ऐसे इतिहास जो लिखित तो मिल जाते हैं, उसके पुरातात्विक स्रोत हमें नहीं मिल पाते। अब क्या केवल साहित्यिक स्रोत ही हमें पुष्टि कर देंगे कि कोई इतिहास वाकई में था, या सिर्फ ये लेखक के पूर्वाग्रह से लिखा गया है? क्या मैंने बोला कि जो साहित्यिक स्रोत हैं, क्या ये हमें ये प्रमाणित कर देंगे, या हमें ये बिल्कुल पक्का कर देंगे कि साहित्यिक स्रोत एकदम सही है और लेखक ने बिना किसी पूर्वाग्रह के इसको लिखा है? इसको समझते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों को या पुरातात्विक स्रोतों को भी कई बार हम लोग इसको एक और भागों में विभाजित करते हैं, जिसको बोलते हैं प्राथमिक साहित्यिक स्रोत और द्वितीयक साहित्यिक स्रोत। अब ये प्राथमिक और द्वितीयक साहित्यिक स्रोत क्या है, इसको समझते हैं। प्राथमिक साहित्यिक स्रोत, मान लीजिए हमने मौर्य काल के बारे में पढ़ना शुरू करा और मौर्य काल के बारे में हमें अर्थशास्त्र से पता चल गया, अशोक के अभिलेखों से पता चल गया, आदि आदि आदि। और द्वितीयक स्रोत का मतलब होता है, मान लीजिए मौर्य काल में कोई अर्थशास्त्र लिखा जा रहा है और मौर्य काल के इन अभिलेखों को, इन पुस्तकों को पढ़ के बाद में जब जूनागढ़ के अभिलेख हम उन्हें मैच करेंगे तो हमें जूनागढ़ के अभिलेखों में भी मौर्य काल के बारे में पता लगता है। तो क्या ऐसा था कि जो व्यक्ति मौर्य काल में जिंदा था वो जूनागढ़ के अभिलेख लिखने तक भी जिंदा रहा? मतलब कई 100 सालों तक वो व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है? इसीलिए मैं आपको एक बहुत बेहतर आधुनिक काल का उदाहरण देके समझाता हूँ। आप द्वितीयक और प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपने संजय बारू का नाम सुना होगा, जो कि मीडिया सलाहकार थे 2004 से 2008 तक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के। उन्होंने बात के समय में, यानी जब वो रिटायर हो गए, जब मनमोहन सिंह जी का समय चला गया, तो उन्होंने 2014 में एक पुस्तक लिखी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अब कुछ फिल्मकारों को ये बात सोची कि ये जो इतिहास है, यानी वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक में जो इतिहास लिखा हुआ है, यानी वो बुक क्या हुई, वो जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो बुक थी
वो बुक जब संजय बारू लिख रहे हैं तो वो बुक रहेगी प्राइमरी सोर्स। क्या रहेगी? प्राइमरी सोर्स। क्योंकि संजय बारू ने उस समय को, यानी वो प्रधानमंत्री जी के साथ थे, उन्होंने उनके काल को देखा, और जब संजय बारू ने उस काल को देखा तो उन्होंने बाद में, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्राइमरी सोर्स के होने के दो वैलिडेशन है। पहला कि ये उसी व्यक्ति ने लिखा हो जो उस काल में है और उसी काल में लिख रहा हो, या फिर वही व्यक्ति दूसरे काल में जाकर लिख रहा हो। सेम व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने किसी के मुंह से सुना और तब लिख रहा है। ये एक वैलिड प्राइमरी सोर्स नहीं होगा। प्राइमरी सोर्स वही माना जाएगा जब संजय बारू मनमोहन सिंह जी के बारे में लिखेंगे, क्योंकि संजय बारू ने उनके शासनकाल में उनके साथ रहे, उनके मीडिया सलाहकार थे और संजय बारू उनके साथ रह रहे हैं। उन्होंने अपने उस एक्सपीरियंस को, उस समय को पूरा एक बुक में लिख दिया जिसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बोला गया, और उन्होंने एक किताब लिख दी। बाद में मयंक तिवारी और विजय जैसे फिल्म जो डायरेक्टर होते हैं, उन्होंने सोचा कि हम एक मूवी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मूवी। उन्होंने इस पुस्तक से कुछ मदद ली और उन्होंने एक मूवी बनाई। अब मूवी आप कब देखेंगे? मूवी आप जब ही देखेंगे जब उसमें एंटरटेनमेंट हो, उसमें एक्शन हो, उसमें थोड़ा सा रोमांटिक ड्रामा हो, ऐसी कॉमेडी हो। जब तक ये चीज़ें पिक्चर में नहीं होंगी आप उस पिक्चर को देखना ही पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि फिल्मकार चाहता है आप 3 घंटे तक एक जगह पे स्थिर रहें, क्योंकि उसे कमाई भी करनी है। तो ये फिल्मकार अब क्या करेगा, इसमें मसाला लगाकर थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करके, कुछ कुछ चीज़ें ऐड करके थोड़ी सी रिसर्च करेगा। कुछ किसी ने कुछ बोला, हो सकता है संजय बारू की सलाह ले रहा हो, लेकिन ये क्योंकि इसको और भी चीज़ें उसमें ऐड करनी है, तो हो सकता है ये उस मूवी को और रोमांचित बनाने के लिए उसमें चीज़ें ऐड करेगा। बहुत सारी चीज़ें उसमें, ड्रामा डालेगा, कॉमेडी डालेगा, एक्शन डालेगा, और जब ये सब चीज़ें डाल रहा है तो ये बन तो उसी पुस्तक के बेस पे रही है, लेकिन यही कहलाएगा द्वितक स्रोत। हम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जानने के लिए ये पिक्चर को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे। हम फर्स्ट प्रायोरिटी जो देंगे हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे इस पुस्तक को जो संजय बारू ने लिखी। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या हम इस साहित्यिक स्रोत को जो प्राथमिक है, जो प्राइमरी है, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट सही मान लें, या ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, किसी पे कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूं। तो संजय बारू ने जब इस पुस्तक को लिखा, कहीं ऐसा तो नहीं था वो पूर्वाग्रह से उन्होंने इस पुस्तक को लिखा, या किसी कारण से प्रधानमंत्री जी की बहुत ज्यादा तारीफ, उसमें इतनी ज्यादा तारीफ कर दी जो वास्तविकता नहीं थी। हो सकता है क्योंकि प्राथमिक स्रोत, जैसे हमें हर्षवर्धन का एक पुस्तक मिली जो हर्षचरित्र के नाम से जानी जाती है, जो कि बाण भट्ट ने लिखी, और बाण भट्ट उस हर्षचरित्र में ये बताता है कि मेरा राजा, मेरा महाराजा हर्षवर्धन उत्तरापद अधिकारी था, यानी पूरे उत्तर को उसने अपने अधिकार में कर रखा था, वो पूरे उत्तर का राजा था। और उसके बाद इतनी सेना थी, इतने हाथी थे, इतने घोड़े थे, इतने लाखों की सेना थी। और हुएन सांग जब आया उसमें भी ऐसी कुछ चीजें हमें मिली, लेकिन हमें पुरातात्विक स्रोतों में वो चीजें नहीं मिली। जब हमने खुदाई शुरू करी तो हमें पुरातात्विक स्रोत मिल ही नहीं रहे। हमें पुरातात्विक स्रोत नहीं मिल रहे, इसलिए हम ऐसा मानेंगे कि वो हर्षवर्धन के काल की वो व्याख्याएं जो हुएन सांग या फिर बाणभट्ट कर रहा है, वो हम एकदम एग्जैक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें पुरातात्विक स्रोत नहीं मिले। ऐसे ही हो सकता है संजय बारू ने अपने प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए उनकी तारीफ कर दी हो, या कुछ उनकी कमियां बता दी हो। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लेखक कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी का होता है, और आगे चलकर जब इस डायरेक्टर ने इस मूवी को इस पुस्तक के बेस पर बनाया तो उसने अपने हिसाब से इसको एंटरटेनमेंट के लिए बनाया, इसलिए उसने उसमें ऐसी चीजें डाली। तो प्राथमिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो वही व्यक्ति लिखे जिसने उस काल को जिया है, पहली चीज, और उसी काल में लिख रहा है। और दूसरा
कि वही व्यक्ति जिसने उस काल को जिया है आगे के काल में जाकर उस काल का वर्णन कर रहा है, ये कहलाएगा प्राथमिक स्रोत। इसके अलावा कोई भी स्रोत वो द्वितक ही कहलाएगा अगर वो उस काल का नहीं है तो। जैसे अबुल फजल अकबरनामा लिखेगा और वो अकबर के ही काल में, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, अबुल फजल जब अकबरनामा लिख रहा है तो अकबरनामा अगर अकबर के ही काल में लिखी जाएगी तो वो प्राइमरी सोर्स कहलाएगी, या फिर अबुल फजल बाद में दूसरे अकबर के मरने के बाद, यानी अकबर का काल खत्म हो गया, बाद के काल में जब अकबरनामा लिखेगा तो भी वो प्राथमिक स्रोत कहलाएगी। लेकिन अगर अबुल फजल के अलावा कोई और जो अकबर के मरने के बाद पैदा हुआ उस अकबरनामा जैसी पुस्तक लिखेगा तो हम उसको प्राथमिक स्रोत बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। प्राथमिक स्रोत की ये शर्तें होती हैं। तो अब तक जो हमने समझा है वो हम ये समझ पाए, पहला हमने समझा कि स्रोतों के आधार पर इतिहास को प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में विभाजित किया गया। उसके बाद दूसरा हमने लंबवत और क्षैतिज खुदाई और उसके प्रोस एंड कॉन्स को थोड़ा थोड़ा देखा। आगे चल के हम इस लंबवत और क्षैतिज खुदाई को बहुत विस्तार में पढ़ेंगे, इसीलिए अभी आप सिर्फ इतना समझें कि इतिहास को जानने की क्या क्या बातें होती हैं। तीसरा हमने प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत की क्यों इनको कैसे इसको हम विभाजन करेंगे, उन लक्षणों को हल्का हल्का हमने देखा। चौथा हमने ये देखा कि प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों में। तो आज हमने ये 4 चीजें देखी। अगली कक्षा में हम लोग इतिहास के और आगे चलेंगे, यानी पाषाण काल या पाषाण युग। इस पाषाण युग के बाद हम लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाण, उसके बाद कांस्य युग, उसके बाद लौह युग, और ऐसे ही चलते चलते हम लोग आधुनिक काल में जाएंगे। और ये पाषाण काल, ताम्रपाषाण, इन्हीं के बीचों में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी बहुत विस्तार से देखेंगे। ये सब हम लोग बहुत विस्तार से देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।